हाँ बेटा, चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। देखो कुछ प्रॉब्लम्स। आज का फर्स्ट प्रॉब्लम हम ये है कि विच टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज डिसपार्लर। ये कुछ क्वेश्चंस आए थे, उसमें मेरे पास ये एक प्रॉब्लम आया हुआ है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका प्रिजर्वेटिव्स, फेरोमोन्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड डिटर्जेंट। विच टाइप ऑफ सब्सटेंस इज डिस फॉर पार्लर। डिस पार्लर जो है ये स्पेशली वर्ड बायोलॉजी में कभी सुना है बेटा आपने? बायोलॉजी में वैसे काफी जगह यूज होता है। जैसे कुछ इंसेक्ट होते हैं तो इंसेक्ट अपना फीमेल, हाँ फेरोमोन, फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में यूज होता है। कुछ केमिकल्स बॉडी से निकलते हैं तो इसको बोलते हैं फेरोमोन्स। तो इसका आंसर आएगा फेरोमोन्स। तो विच टाइप ऑफ, तो ये डिस पार्लर वर्ड अगर आए तो फेरोमोन्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम है साइक्लोहेक्सेनॉन। इसका रिएक्शन दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेनॉन, और इसका रिएक्शन हमारे पास है डाई मिथाइल एमीन के साथ। डाई मिथाइल एमीन के साथ H पॉजिटिव की प्रेजेंस में in the presence of catalytic amount of acid form a compound if water during the reaction is continuously removed। मतलब इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है, कुछ यहाँ बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। अगर वाटर को ली शेटेलियर प्रिंसिपल अप्लाई करें, वाटर कंटिन्यूसली रिमूव करते जाएं, देन कंपाउंड फॉर्म इज जनरली नोन है। इस कंपाउंड का नाम बताना है अपने को। इसमें हमारे पास ऑप्शन है सिर्फ बेस, इन एमीन, आइन एमीन या एमीन। ये रिएक्शन है एक, मतलब ये जनरल सा क्वेश्चन है बेटा, काफी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। हाँ, इसमें देखो आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके रिगार्डिंग जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी मैं बताता हूँ, कुछ थ्योरी भी बताता हूँ। ये जो साइक्लोहेक्सेनोन है एक तरह से कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड का जब कभी भी आप प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करोगे तो NH2R होता है। प्राइमरी एमीन जो होता है 1 डिग्री एमीन होता है, देन वाटर रिलीज होता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है RN डबल बॉन्ड C, जो भी बनेगा ये कंपाउंड। तो अगर एल्डिहाइड होगा तो E और Z दोनों बनेंगे, कीटोन होगा तो एक ही बनेगा, सिमेट्रिकल कीटोन होगा तो जैसे H और R, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे बिकॉज यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है तो E भी बनेगा Z भी बनेगा। पहली पॉइंट, दो कंपाउंड बनेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड अगर एल्डिहाइड है रिएक्ट विद प्राइमरी अमीन, और जब प्राइमरी अमीन से रिएक्ट करता है जो ये चीज बनती है, इसको बेटा हम बोलते हैं सिर्फ बेस। काफी सारी क्वेश्चंस हैं इसके रिगार्डिंग, अभी बात करते हैं अपने रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब सिर्फ बेस। दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये जो रिएक्शन है, जो कार एल्डिहाइड या कीटोन का नाइट्रोजिनस कंपाउंड के साथ रिएक्शन होता है, बिकॉज ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो होते हैं ये बेस होते हैं खुद। तो इनकी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए हमेशा स्लाइट एसिडिक मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। स्लाइट एसिडिक मीडियम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीडियम कैसा चाहिए होगा, तो स्लाइट एसिडिक। स्लाइट एसिडिक मतलब 7 से अप्रोक्सीमेट 2 कम कर दो, 1 कम कर दो, तो इसका पीएच जो दे सकते हो 7 से 2 कम कर देते तो 4 से 5 तक पीएच अप्रोप्रिएट पीएच होती है। 4 से 5 पीएच पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन किसी के साथ भी बेटा।
जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ जो हम ये ले रहे हैं नाइट्रोजिनस, यही वाला कंपाउंड, नाइट्रोजिनस और इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके साथ जब भी एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन करेंगे तो पीएच 4 से 5 रिक्वायरमेंट होता है। ज्यादा कम भी पीएच नहीं कर सकते, ज्यादा पीएच कम कर दिया तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और इसकी रिएक्शन इससे नहीं हो पाएगी और एसिड से ही रिएक्शन कर जाएगा। तो ये आपका जो है न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर पाएगा, इसलिए पीएच एक अप्रोप्रिएट चाहिए होती है 4 to 5। और दूसरा है कि भी बेसिक मीडियम क्यों नहीं लेते हम, एसिडिक की क्यों लेते हैं? अगर बेसिक मीडियम लेंगे तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर जाएगा, इससे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल वो वाला होगा तो वो जाके अटैक कर जाएगा, इसलिए एक अप्रोप्रिएट पीएच बनता है और अप्रोप्रिएट पीएच का रिक्वायरमेंट होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन, पीएच 4 to 5। सेकेंडली ये देखो आर डबल बॉन्ड NCR जो बनाया है, अगर मैंने कहा कि आपको 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन करते हो आप, एल्डिहाइड कीटोन का 1 डिग्री अमीन के साथ तो सिर्फ बेस बनता है। एक नाम सुना होगा आपने, एक सिर्फ बेस और एक नाम सुना होगा सिर्फ रिएजेंट, बता सकते हो बेटा क्या डिफरेंस है दोनों में, या एक ही चीज है? सिर्फ बेस और सिर्फ रिएजेंट। सिर्फ रिएजेंट क्या होता है? एक होता है बेटा सिर्फ बेस, अगर एग्जाम में आ जाए एक तो सिर्फ बेस क्या है ये आ जाए तो सिर्फ बेस तो ये वाली रिएक्शन होगी। अगर आपसे पूछ लिया सिर्फ रिएजेंट तो कंफ्यूजन के लिए डाल सकता है वो एक, दोनों ही डिफरेंट चीज है, ये सिर्फ रिएजेंट है ये सिर्फ बेस है। सिर्फ रिएजेंट क्या होता है, ये केमिकल होता है रोजेनलिन हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड। रोजेनलिन हाइड्रोक्लोराइड एक कलर्ड मटेरियल होता है, पिंक कलर होता है इसका, डाई का, ये डाइज होती है। इसमें अगर हम SO2 पास कर दें, ध्यान रखना SO2 नॉट SO3, SO2 पास कर देते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है। जब रोजेनलिन हाइड्रोक्लोराइड में व्हेन SO2 इज पास थ्रू रोजेनलिन हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड, देन ए कलरलेस सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व एंड दिस सॉल्यूशन इज नोन एज, इस पूरे को हम बोलते हैं सिर्फ रिएजेंट। ये हमारा जो होता है ये सिर्फ रिएजेंट है बेटा। अब ये जो रोजेनलिन हाइड्रोक्लोराइड है जो पिंक कलर वाला SO2 कलरलेस हो गया SO2 पास करने पर, अगर हम यहाँ पर एल्डिहाइड डाल दें, स्पेशली एल्डिहाइड, एल्डिहाइड डाल दें, वो भी एलिफेटिक एल्डिहाइड डाल दें, उसका भी अच्छा खासा कंसंट्रेशन होना चाहिए, एल्डिहाइड RCHO, एल्डिहाइड डाल देंगे तो एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज कर देगा, एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा प्लस खुद रिड्यूस्ड फॉर्म, यानी वापस जो होगा पिंक कलर आ जाएगा, तो पिंक कलर रीस्टोर हो जाता है, वापस पिंक कलर आ जाता है, मतलब जो SO2 का इफेक्ट था उसके इफेक्ट को खत्म कर देगा वापस। तो ये जो इस होता है इसको हम सिर्फ रिएजेंट बोलते हैं। तो सिर्फ रिएजेंट होता क्या है, सिर्फ रिएजेंट किसके टेस्ट में यूज होता है? एल्डिहाइड का टेस्ट होना चाहिए जिसमें भी CHO का हाई कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। ऐसा काम इनको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, जो इस तरह के जो मतलब इससे अलग होती है रिड्यूसिंग शुगर। तो कुछ हम जो रिड्यूसिंग शुगर में यूज करते हैं तो वहां पर इसका यूज नहीं करते, जैसे सिर्फ रिएजेंट होता है ये भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, नाम सुने होंगे आपने फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, उसका काम भी इन जैसा होता है, बट ये सिर्फ रिएजेंट नॉट वर्क ऑन जो आपकी शुगर्स होती हैं। शुगर मतलब जैसे ग्लूकोज वाले टेस्ट करते हो, ग्लूकोज फ्रक्टोज एटसेट्रा, सुक्रोज को छोड़ के बाकी मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड जो होती हैं, तो वो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट दे देंगे, बाकी चीजों के भी साथ टेस्ट दे देंगे, लेकिन सिर्फ रिएजेंट जो होगा वो इनके साथ टेस्ट नहीं देगा। इसके लिए फ्री जो है आपको एल्डिहाइड चाहिए, एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए, तभी ये टेस्ट दे सकता है। तो ये होता है आपका सिर्फ रिएजेंट, इसको हम बोलते हैं सिर्फ रिएजेंट। अब आता है हमारे क्वेश्चन वाला पॉइंट, इसमें 3 नाम लिखे, इन एमीन, आइन एमीन और एमीन। तो यहां पर क्या है कि अगर हमारे पास 1 डिग्री अमीन है देन इट रिएक्ट विद द एल्डिहाइड एंड कीटोन टू फॉर्म द सिर्फ बेस। अगर हमारे पास सेकेंडरी अमीन है, देखो सेकेंडरी अमीन का फार्मूला होगा HN और 2 R होंगे। अब वाटर रिलीज करना चाहते हो तो वाटर रिलीज करने के लिए आपके पास जो है एक ही H है, इधर से चलो CO आ जाएगा, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे इसमें कि यहां पर हम C डबल बॉन्ड O, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन है तो एक दूसरे वाला जो
अल्फा कार्बन है उस पे भी हमें एक अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत होगी। तो इससे क्या होगा कि ये वाला जो भी एल्डिहाइड कीटोन जो भी है आपका, जैसे एल्डिहाइड ही ले लूं मैं, HCO, ये R आ गया, तो ये अल्फा कार्बन वाला H निकलेगा, C वाला O निकलेगा और ये वाला H निकलेगा, ये वाटर रिलीज होगा यहां से। जैसे ये वाटर रिलीज होगा तो यहां C पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो RCH डबल बॉन्ड CH, बाकी ये NR2, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इस प्रोडक्ट में देखोगे तो यहां डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसको ईन बोलते हो आप, डबल बॉन्ड वाले को ईन, और ये एमीन है, इन एमीन। दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास सेकेंडरी एमीन रिएक्ट करता है, 2 डिग्री एमीन एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट करता है, देन हम कहते हैं इन एमीन बनता है। तो प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो जो हमारा बनेगा वो सिर्फ बेस बनेगा, सिर्फ रिएजेंट इज द बिल्कुल डिफरेंट थिंग। और जो आपका इसने देखो ये वाला दिया था 2 डिग्री एमीन के साथ, क्वेश्चन में हमें दिया था, तो 2 डिग्री एमीन के साथ आंसर आ जाएगा हमारा इन एमीन। 2 डिग्री के साथ ये वाला आंसर होगा इन एमीन, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे इन एमीन। इसके साथ ही क्या है, इस तरह की रिएक्शन बिल्कुल इससे मिलती जुलती है। अगर मैं एमीन ना लूं, सीधा ही एसिडिक मीडियम लूं और ये साइक्लोहेक्सेनोन लूं, ये वाला कोई भी एल्डिहाइड कीटोन ले लें CO, और यहां पर सीधा H2SO4 डाल दूं या H पॉजिटिव दे दूं और हीटिंग लिख दूं, ये वाला क्वेश्चन आ जाए, मतलब साथ में आपका एमीन्स नहीं आए, तो बता सकते हो बेटा ये कौन सी रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, कोई बताएगा कि अगर हम एमीन नहीं लेते हैं सीधा हीटिंग कर देते हैं तो ये कौन सा रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है बेटा, ये क्या नाम है इसका? काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इसको बोलते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट। ये तो काफी बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। बैकमैन्स रीअरेंजमेंट, बैकमैन रीअरेंजमेंट नहीं, इसमें मैंने एक चीज छोड़ दी शायद, मैंने इसकी रिएक्शन नहीं, इसकी पहले अमीन के साथ रिएक्शन देके NH2OH के साथ रिएक्शन लेके पहले इसके साथ रिएक्शन करके फिर H पॉजिटिव देके फिर हीट कर रहे हैं, मतलब नाइट्रोजिनस तो है ही, इसमें भी है, लेकिन ये ऐसा करके है, तो इसको बोलते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो ये रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसा है, थोड़ा सा चेंज है बस एक, जब आप C डबल बॉन्ड O के साथ NH2OH का रिएक्शन करोगे तो वही रिएक्शन देखो, H2 आ जाएगा, अब इसके बाद वाली कंडीशन जो अगर हमें दे रखी है कि भाई हीटिंग वगैरह भी दे रखा है एसिड की प्रेजेंस में, तो इसमें रीअरेंजमेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बैकमैन रीअरेंजमेंट, बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। तो उसमें करना क्या आपको, ये वाला जो ग्रुप है यहां से, ये वाला ग्रुप मतलब एज ए नेगेटिव पार्टी जाएगा, ये पूरा ग्रुप जाके नाइट्रोजन पर चला जाएगा, और ये नाइट्रोजन पर जाएगा और ये ऑक्सीजन जो है उसकी जगह पे आ जाएगा। तो अब बस ये ध्यान रखना, ये वाला ग्रुप यहां से हटा के नाइट्रोजन पे भेज देना और ऑक्सीजन को यहां भेज देना, बाकी कोई चेंजेस नहीं करने। तो क्या बनेगा आपका, देखो ये N, ये नाइट्रोजन पे चला गया, जैसे ये नाइट्रोजन पे चला गया O इधर आ गया, तो डबल बॉन्ड O इधर कर दो, H वहीं रह गया, O इधर रह गया, H इसके साथ ही रहे। प्रोलेक्टम, कैप्रोलेक्टम, आ रही है बेटा आवाज और पिक्चर दोनों आ रही है ना आपके पास? थोड़ा थोड़ा बीच में रिस्पॉन्स कर दिया करो, मुझे पता लगता रहे, आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, कैप्रोलेक्टम, तो ये जो कैप्रोलेक्टम होता है NH, तो ये एक तरह से ना CONH, साइक्लिक अमाइड है, साइक्लिक अमाइड। तो ये भी क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, साइक्लिक एस्टर को क्या बोलते हैं, साइक्लिक अमाइड को क्या बोलते हैं? तो एक होते हैं साइक्लिक अमाइड और एक होते हैं साइक्लिक एस्टर। तो जब भी साइक्लिक अमाइड होंगे तो उसको लैक्टम बोलेंगे, लैक्टम, और जब भी साइक्लिक एस्टर होंगे तो इसको लैक्टोन बोलेंगे। तो ऐसे ये भी आ सकता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैक्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैक्टोन,
तो जो साइक्लिक एस्टर होते हैं वो लैक्टोन होते हैं, जो साइक्लिक अमाइड होते हैं वो लैक्टम है। तो ये साथ वाला होता है कैप्रोलैक्टम बोलते हैं इसको। तो ये जो कैप्रोलैक्टम है, इसमें क्या होता है कि कितने, इन दोनों को छोड़ के कितने कार्बन है उसके हिसाब से, एक कार्बन होता है तो अल्फा बोलते हैं, दो होता है तो बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा। तो इसलिए ईटा कैप्रोलैक्टम भी बोल देते हैं ऐसे हम। तो इनको बोलते हैं लैक्टम। ये कैप्रोलैक्टम जो है ये मोनोमर होता है। नाइलॉन 6। यस यस बेटा, मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 6 कार्बन वाला है ये, इसलिए 6 बोला गया। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है पर यूनिट में। नाइलॉन न्यूयॉर्क और लंदन में पहली बार एक साथ बनाया था, इसलिए इसका नाम नाइलॉन रखा गया था। तो नाइलॉन 6, ये जो आप रस्सी देखते हो नाइलॉन 6 की जो पॉलीमर है वो इससे बनती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्कस कर रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मैं कोई नाइट्रोजीनस या नाइट्रोजीनस कंपाउंड के साथ एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन देता हूं, तो पहले तो वो जो जनरल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो होगा और वाटर रिलीज होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। बट उसके आगे भी कंडीशन खास करके ये देख लेना, NH2OH के साथ ही देनी है। तो फिर आप देख लेना कि ऐसा कुछ बन रहा है, इनको बोलते हैं ऑक्सिम। जब NOH वाले के साथ रिएक्शन जाता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सिम। तो ऑक्सिम जो है वो एसिड की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में रीअरेंज हो जाते हैं। उस रीअरेंज में ये वाला कार्बन जाके नाइट्रोजन पर अटैच होगा, ऑक्सीजन यहां आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है आपने। ग्रुप जो हमेशा जिस साइड में O होगा उस साइड के अपोजिट वाला ग्रुप आपका ऐसे चला जाएगा। जैसे सपोज मैं आपको बोलूं, इसका आंसर निकाल के बताओ मुझे। जैसे ये दो कंपाउंड है, सपोज A, ये B। तो इसमें क्या होगा, ये बोथ गिव सेम कंपाउंड एज प्रोडक्ट मिक्सचर। बोथ गिव डिफरेंट कंपाउंड एज प्रोडक्ट मिक्सचर। मे और मे नोट भी, मतलब इनके आंसर निकालो आप। करना क्या है हमको, दोनों की कंडीशन सेम दे दी, दोनों में ही H पॉजिटिव और हीट करना है। तो देखो आंसर प्रोडक्ट बनाओ, दोनों का प्रोडक्ट बना के देखो, सेम आ रहा है डिफरेंट आ रहा है। डिफरेंट आएगा तो। डिफरेंट आएगा। क्या आएगा बेटा, कैसे आएगा डिफरेंट, क्यों? सर ये GI शो करते हैं। GI तो बेटा शो कर रहे हैं, ये तो दोनों रिएक्टेंट हो गए ना। GI के हिसाब से तो रिएक्टेंट हो गए, दोनों GI अलग अलग हैं। लेकिन जो इनका इसको प्रोडक्ट, जो इस रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे? GI तो है ये तो, ओके चलो GI तो हम रिएक्टेंट हो गए ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में ये कंडीशन दे दी, H पॉजिटिव और हीटिंग दे रखा है, हीटिंग करने के बाद ये भी कोई प्रोडक्ट बनाएगा, ये भी कोई प्रोडक्ट बनाएगा। तो जो वो प्रोडक्ट होगा क्या दोनों में सिमिलर होगा या डिफरेंट होगा, और होगा तो क्या होगा? तो देखो एक्चुअली आपने जैसे ये देखा तो ये ऑक्सिम आ गया। देखो C डबल बॉन्ड NOH है, तो इसका मतलब ये ऑक्सिम्स हैं, ऑक्सिम्स। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर हमारे पास H पॉजिटिव एंड हीट आ जाए और ये ऑक्सिम आ जाए तो ऑक्सिम का रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट ऑफ ऑक्सिम्स होता है। इसी रीअरेंजमेंट को हम बोलते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट जो है हमारा बैकमैन रीअरेंजमेंट है। बट ये जो रीअरेंजमेंट है ये ध्यान रखना, ये एंटी रीअरेंजमेंट है। एंटी मतलब जो OH के अपोजिट साइड होगा ग्रुप वही रीअरेंज होगा। जैसे ये वाला है तो इसमें देखो OH इस साइड है, OH आपका इस साइड है, तो इस साइड वाला ग्रुप इस पर अरेंज नहीं होगा क्योंकि इसको बाहर निकालना है ना O को। तो इसका मतलब ये वाला ग्रुप इधर जाएगा, ये वाला ग्रुप इधर जाएगा और O इधर आ जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपका,
इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ऐसा बनेगा ना, यहां सपोज ये N आ गया आपका NH, तो ये O जो आया यहां आया, C डबल बॉन्ड O, और इस O के पास ये वाला ग्रुप यहां रह गया, तो इसका प्रोडक्ट बनाइए, ये वाला कैप्रोलेक्टम बना आपका। लेकिन अगर इसके वाला देखोगे तो OH इस साइड है, राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड वाला ग्रुप इस पे अटैच होगा नाइट्रोजन पे, तो यहां जो बनेगा इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा। भाई ये N है, N के साथ H है, तो ये वाला ग्रुप यहां रह गया और O इधर आ गया, तो दोनों में देखो फर्क है। यहां पर O के रिस्पेक्ट देखोगे तो O के बिल्कुल पास वाले CO, O ग्रुप के पास वाले कार्बन पे एल्काइल ग्रुप है, यहां पर O के पास वाले पे नहीं है, O से इधर चले जाओ, N के पास वाले पे प्रोडक्ट है, तो दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे और ये वाले प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि ये जो रीअरेंजमेंट है, दिस रीअरेंजमेंट इज ऑफ टाइप ऑफ एंटी रीअरेंजमेंट। तो इसमें जो होता है, जो OH के अपोजिट ग्रुप होगा वही निकलेगा, चाहे कोई सा ग्रुप हो, चाहे वो ब्रांच्ड हो चाहे अनब्रांच्ड हो, लेकिन OH के जो अपोजिट साइड में है तो उसको आपने रीअरेंज करना है। नेक्स्ट है एक मेरे पास ये प्रॉब्लम, काफी पॉपुलर प्रॉब्लम है ये भी, हर बुक में हर जगह आपको इस तरह के प्रॉब्लम मिल जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन, इसको बेटा पहले बनाना आप, क्योंकि बहुत किया होगा ये क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, काफी जगह किया होगा, फिर हम डिस्कस करेंगे अगर कुछ मिस्टेक रह गया तो। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन विल रिएक्ट फास्टेस्ट विद H2 अंडर कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन कंडीशन। तो इसके आसपास के सारे पॉइंट होंगे, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें हमारे पास ऑप्शन है करो बेटा, सोल्व करो, फिर डिस्कस करते हैं ये पॉइंट भी और इसके आसपास वाले पूरा एक्सप्लेनेशन करते हैं, कि क्वेश्चन तो एग्जाम में यही आने हैं। बस ये नहीं आएगा तो थोड़ा सा इसको इधर उधर घुमा के दे देगा, इसी टाइप का आएगा मतलब। तो बनाओ इसका, which one of the following alkene will react fastest with H2 under catalytic hydrogenation condition? सेकंड। सेकंड वाला, सर ये फर्स्ट। ये सेकंड वाला हो गया, ये फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, क्या बेटा बेस क्या सिलेक्ट किया, सेकंड या फर्स्ट जो आंसर दिया आपने? सर सेकंड नहीं, फर्स्ट फर्स्ट। अच्छा, सिस वाला, सिस वाला, सिस सिस वाला। वाला। क्या बेटा बेस क्या सिलेक्ट किया, सिस दिया तो आपने, किस सर बेस? सर स्टेबिलिटी जिससे सिस आइसो ट्रांस होता है ना, हाँ, तो और फिर सिस, दूसरा हाइपर कंजुगेशन। सिस और ट्रांस में और हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से तो दोनों बराबर हैं ये। सर जिस पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो बेटा एल्काइल ग्रुप तो बराबर है, इसमें भी देखो दो हैं, 2 R, इस पे भी सर 2 R। एक कार्बन पे। एक कार्बन पे दो, जिस पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप होते हैं वो ज्यादा स्टेबल स्टेबल होता है, होगा, यस सर। ज्यादा स्टेबल होता है। एक कार्बन पे दो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। हम्म, क्यों स्टेबल होता है? जैसे एक कार्बन पर 2 R ग्रुप हैं, तो ये तो ग्रुप पास पास हो गए, तो इनमें तो हिंड्रेंस होना चाहिए। अच्छा जरा ये बताओ, चलो यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जैसे ये चीज है और एक में ये लिख दूं, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? नीचे वाला। क्यों?
जैसे ट्रांस है, जीरो डाइपोल। ट्रांस होने से ज्यादा स्टेबल क्यों हुआ? इसका मतलब दो आर ग्रुप दूर दूर हुए ना, यही रीजन तो हुआ कि टकराए नहीं आपस में, है ना? एम आई सर, राइट? यस सर। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर तो सी पर दो आर होंगे तो ज्यादा क्लोज हैं, यहां पर ज्यादा क्लोज हो गए, और यहां पर देखें दो आर है तो ज्यादा दूर हुए, तो किसको स्टेबल होना चाहिए? देखो, सर पर वो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन भी तो दिखा रहे हैं, ज्यादा अल्फा एच एस पे। नहीं बेटा, एल्काइल ग्रुप तो दोनों में सेम है, इसमें भी दो एल्काइल ग्रुप है, इसकी भी जितनी हाइपर कॉन्जुगेशन इतनी बनेगी, उसी की उसकी भी इतनी ही बनेगी। जैसे ये देखो, ये मैं लिख देता हूँ, CH3 CC CH3HH, यही तो कह रहे हैं हम। एक है CH3CC3CHH। इसमें देखो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें कितनी बनेगी, अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे इसके अंदर? कितना अल्फा हाइड्रोजन आएगा बेटा इसमें? 6। 6। और इसमें देखो कितना है अल्फा हाइड्रोजन? 6। 6 आ रहा है ना? इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन तो इक्वल हो गए, हाइपर कॉन्जुगेशन बराबर है। तो फिर हम जो है दूसरा फैक्टर क्या है, स्टेबिलिटी देखते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, क्या अब मैं बता देता हूं आपको, इसमें कई बार आता है, आपने ठीक है याद कर रखा है एक तरीके से, कि इसके अंदर ये होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है। देखो, अगर मैं कुछ ऐसा एक्सप्लेन करते हैं अपने, पूरा क्लियर हो जाए जिससे ये, पहली बात ये कि जिसके पास जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं उसमें बॉन्डिंग का मूवमेंट ज्यादा होता है, चार्ज एक जगह इकट्ठा नहीं होता, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये तो चीज होगी सिंपल सी। तो जिसके पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्लियर है कि जैसे ये एल्कीन है, CH2 तो इससे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 3 आ गए। और इससे भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये CH3 CH CH CH3। ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया, अगर एग्जाम में ये आ जाता है तो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, सीधा अल्फा हाइड्रोजन के बेस पे क्लियर होगा। जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन उतनी ज्यादा होगी, बेंजीन नहीं, बेंजीन में उल्टा होता है, उसकी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज्यादा होगी उतना हाइड्रोजन कम अटैच होगा, हाइड्रोजन कम अटैच करेगा क्योंकि हिंड्रेंस रहती है। जितना हिंड्रेंस कम होगा हाइड्रोजन जल्दी अटैच होगा। तो इधर से इधर जाते जाओगे तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इंक्रीज होती जाएगी और हाइड्रोजिनेशन रेट डिक्रीज होता जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजेशन भी डिक्रीज होती है। हाइड्रोजन ऐड ही नहीं होगा तो हीट कैसे निकलेगी? तो इस सबसे जल्दी ऐड किस में होगा? इसके अंदर होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे। तो मेन कॉन्सेप्ट है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, जो ये बना है वो कॉन्सेप्ट बना है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम होगी। तो हम कहते हैं कि जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, या जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होती है। तो मतलब ये उल्टा चलता है। तो अल्फा, पहला कॉन्सेप्ट ये याद कर लो, जिसके जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा उस एल्कीन की स्टेबिलिटी और उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी कम, मतलब रिएक्टिविटी उतनी कम। अब आ जाओ दूसरा पॉइंट कि प्रॉब्लम कहां आता है हमें। प्रॉब्लम तब आता है जब अल्फा हाइड्रोजन सपोज सेम आ जाए, इफ अल्फा हाइड्रोजन आर सेम। जैसे हम ये एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक ये एग्जांपल लिया और एक ये वाला एग्जांपल लिया CH3 CH। अब इसमें पॉइंट क्या है कि इसके अंदर देखें तब भी अल्फा हाइड्रोजन 6 आ रहा है, इसमें देखें तब भी अल्फा हाइड्रोजन 6 आ रहा है। तो अब अल्फा हाइड्रोजन से ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा स्टेबिलिटी। तो अल्फा हाइड्रोजन से नहीं हो रहा है, तब हम क्या करते हैं, इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। भाई स्टेबल किसकी हाइपर कॉन्जुगेट, नंबर तो सेम आ रहा है लेकिन स्ट्रक्चर किसका स्टेबल आ रहा है। देखो इसका अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन बनाऊंगा तो कोई एक बना के देख लेते हैं। जैसे ये अल्फा कार्बन वाला बना के देख लेते हैं।
इसका मैं हाइपर कॉन्जुगेशन करूंगा तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगी, CH2 CH, इधर इलेक्ट्रॉन गया पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो ये जो हमारे पास 2 ब्यूटीन है या ब्यूट 2 इन, ये 2 ब्यूटीन है, ब्यूट 2 इन, और ये आइसोब्यूटाइलिन है। कॉमन लैंग्वेज में इसको बीटा ब्यूटाइलिन भी बोलते हैं। मतलब अगर हम बीटा ब्यूटाइलिन, if we compare the stability of beta butylene and isobutylene, then alpha hydrogen are same in both cases। अब इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनाइए, इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनाते हैं, देखो तो ये जो बनेगा C, ऐसे बनाते हैं CH2H 3H3 CH2, ये बन गया। अब इसमें भी यही काम करते हैं बेटा, इसका एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ये बना CH2, ये हाइपर कॉन्जुगेटिव बना। अब दोनों हाइपर कॉन्जुगेटिव को देखो, अब कंपेयर करो। अब यहां तक C डबल बॉन्ड C और C पर नेगेटिव चार्ज, ये तो इसमें भी सेम है, C डबल बॉन्ड C और C पर नेगेटिव चार्ज। अब ये मिथाइल ग्रुप का इफेक्ट देखो इस पर, तो मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, और डायरेक्ट उसी कार्बन के ऊपर है जहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस आई का मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। लेकिन यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज से दूर है ये, इसका है तो प्लस आई इफेक्ट, लेकिन प्लस आई इफेक्ट यहाँ हाई काम करेगा और यहाँ पर लो काम करेगा, तो ये ज्यादा अनस्टेबल करेगा और ये स्टेबल करेगा। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि कंपेरेटिवली दोनों में अल्फा हाइड्रोजन इक्वल है, बट आइसो वाला बीटा ब्यूटाइलिन से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हम बोलते हैं स्टेबिलिटी इसकी। तो ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। अब हम कह सकते हैं कि लेस स्टेबल मोर स्टेबल हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जो ब्यूटा ब्यूटाइलिन है वो लेस स्टेबल है, इसलिए उसकी जो ये मोर स्टेबल है, लेस स्टेबल है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। तो याद कर लेना आप, चाहे इतना एक्सप्लेनेशन एग्जाम में आएगा नहीं, उसमें एक पॉइंट लिखा होगा, तो ब्यूटा ब्यूटाइलिन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होता है आइसोब्यूटाइलिन से। फिर एक पंगा है, देखो बेटा, अब जो ब्यूटाइलिन है, ब्यूटाइलिन भी दो टाइप का हो सकता है, बीटा ब्यूटाइलिन सिस और ट्रांस, ये और प्रॉब्लम है। ब्यूटाइलिन, यही वाला ब्यूटाइलिन दो टाइप का हो सकता है, या तो ट्रांस हो सकता है और या सिस हो सकता है। तो इस फैक्टर के साथ साथ, इस स्ट्रक्चर वाले फैक्टर के साथ साथ एक फैक्टर और काम करेगा, अगर उस लेवल तक आपका क्वेश्चन लेके जाता है तो फिर आप कहोगे कि भाई इस सिस से ज्यादा आप कहते हो ये ट्रांस स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। तो अल्टीमेटली क्या है, जो बहुत अच्छी बुक्स हैं वो तो ये लिखती हैं कि इन तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर, अब हम पॉइंट पे आ जाते हैं कि ऐसे याद करो आप, वो कहते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर है, तो अगर आप करोगे तो सिस आइसो ट्रांस, सिस आइसो ट्रांस, सिस से ज्यादा स्टेबल आइसो, आइसो से ज्यादा स्टेबल ट्रांस, इधर से इधर जाएंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिक्रीज होगा। सिस आइसो ट्रांस, हाँ सिस और आइसो नहीं दे रखा है तो फिर सीधा जो अभी ऊपर वाला क्वेश्चन किया हमने, बीटा ब्यूटाइलिन, फिर इसका मतलब सिस को ही कंसीडर कर रहे हैं, सिस ट्रांस नहीं ले रहे हम, ज्योमेट्रिकल नहीं ले, नॉर्मल कर लेते हैं हम, तो हम फिर बोल देते हैं ब्यूटाइलिन से ज्यादा आइसोब्यूटाइलिन ज्यादा स्टेबल। और अलग से सिस और ट्रांस आ जाए तो सिस से ज्यादा ट्रांस ज्यादा स्टेबल। तो इस क्वेश्चन में काफी ये हायर लेवल पर जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जब तक हम उन चीजों को सोचते नहीं है तब तक डिफरेंस पता ही नहीं लगता। तो अब अपने अपने क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं, जो क्वेश्चन है वो इनमें से जो हम ये यूज करेंगे चीजें, तो इसके अंदर हमारा सोल्व हो जाएगा। अब हमारे प्रॉब्लम पर आते हैं। तो भाई कैसे भी याद कर रखा है, ठीक है, आपका आंसर ठीक निकाला था आपने, लेकिन वो लॉजिक ठीक नहीं था कि एक ही कार्बन पर दो आर ग्रुप होते हैं, मोर स्टेबल तो है, लेकिन रीजन सोचोगे तो हिंड्रेंस से आंसर नहीं आएगा, हिंड्रेंस से तो अनस्टेबल होना चाहिए था ये, उसका रीजन होगा हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन विल रिएक्ट फास्टेस्ट, अब हमसे पूछ रहा था रिएक्ट फास्टेस्ट का मतलब हमें लेस स्टेबल पूछ रहा था। तो लेस स्टेबल में सबसे पहले तो हमें देखने थे जिसके पास एल्काइल ग्रुप कम हो, क्योंकि उसकी हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगी। तो इसमें एल्काइल ग्रुप देखो 4 हो रहे थे, चलो ये तो हट गया, इसमें 3 हो रहे थे, ये भी हट गया, लेकिन इसमें एल्काइल ग्रुप 2 थे और इसमें भी एल्काइल ग्रुप 2 थे। बट ये वाला फॉर्म देखो सिस दे रखा था, अगर इसकी जगह ट्रांस दे रखा होता तो आपका आंसर गलत हो सकता था, क्योंकि सिस
आइसो ट्रांस होता है। ये तो सिस फॉर्म दे दिया उसने, सिस आइसो ट्रांस। यही आर यहां होता तो इसके कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल हो जाता, बट इस केस में बिकॉज सिस दे रखा है और ये आइसो दे रखा है, तो सिस से आइसो ज्यादा स्टेबल होता है, तो सिस सबसे लेस स्टेबल है, इसलिए आंसर आपका फर्स्ट आएगा। लेकिन इसी की जगह अगर बेटा ट्रांस दे रखा होता तो फिर आपका आंसर बदल जाता, फिर आपका ट्रांस जो होता वो ज्यादा स्टेबल हो जाता और आइसो कम स्टेबल हो जाता। तो ये काफी एक अच्छा क्वेश्चन है जो काफी सालों में मतलब बार रिपीट हुआ है। तो आप ये याद रख सकते हो मेरा कहने का मतलब, जिसमें वैसे तो अल्फा हाइड्रोजन से देखो, अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम है, खास करके ये पूछा जाता है, तो इसमें सिस से ज्यादा स्टेबल आइसो, आइसो से ज्यादा स्टेबल ट्रांस हो जाएगा। बट एक चीज और ध्यान रखना, इट इज ओनली ट्रू फॉर एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, इट नॉट वर्क फॉर बेंजीन। बेंजीन में भी क्या होता है देखो, जैसे बेंजीन होता है, मैंने एक एग्जांपल ये दे दिया बेंजीन का, एक ये दे दिया, एक मैंने एग्जांपल ये ले लिया आपसे। आप मुझे ये बताओगे इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है हाइड्रोजनेशन के लिए? हाइड्रोजनेशन के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा बेटा इन दोनों में? इन वाला। ये सपोज ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, तो ए और बी में रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका होगा, मतलब स्टेबिलिटी किसकी कम होगी? जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, हाइड्रोजन जल्दी ऐड होगा। तो इन दोनों में क्या किसका ज्यादा बताएंगे और क्यों बताएंगे? बी की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। बी का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, मतलब स्टेबिलिटी कम होगा। यस सर। क्यों? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, बिल्कुल सही आंसर है। मैं इसमें ये बोलूंगा, मैं कहूंगा इसमें CH2CH है, इसके आगे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन 3 है। लेकिन जब इसको ओपन करोगे तो C2H5 का मतलब हो गया CH2 और CH3, तो लगातार अल्फा हाइड्रोजन एक कम हो गया, 2 ही आए अल्फा हाइड्रोजन 2 हैं। तो जब आप एल्कीन के बारे में बात करते हो, इफ वी टॉकिंग अबाउट द एल्कीन, देन वी कैन से द हाइपर कॉन्जुगेशन रिलेटेड विद द स्टेबिलिटी इज एज, कि जैसे जैसे आप इधर जाओगे अल्फा हाइड्रोजन अगर कम हो रहे हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन कम हो रही है और स्टेबिलिटी कम हो रही है और रिएक्टिविटी बढ़ रही है। किसके लिए रिएक्टिविटी? हाइड्रोजनेशन के लिए। तो हम कहेंगे कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब यही बात मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं, ये भी तो ऐसा ही है, ये बेंजीन है, सेम क्वेश्चन ही तो है। ये देखो डबल बॉन्ड पास में CH3, ये CH2CH3। अब इन दोनों में बताओ कि भाई रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए, ई पॉजिटिव अटैक के लिए? इन दोनों में, उसमें रिएक्टिविटी देख लिया आपने हाइड्रोजनेशन के लिए, इसमें रिएक्टिविटी बताओ। टॉलिन। टॉलिन ज्यादा रिएक्टिव है, टॉलिन ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? हाइपर कॉन्जुगेशन। भाई हाइपर कॉन्जुगेशन तो इसमें देखो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 आ जाएंगे, रेजोनेंस। इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 आ जाएंगे, तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम है। तो अल्फा हाइड्रोजन इधर तो 3 है, यहां आप कह रहे हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, और यहां आप क्या आंसर दे रहे हो जरा देखो? बोला मैंने CH3 वाला। CH3 वाला बता रहे हो, तो भाई दोनों में कंट्राडिक्शन आ रहा है। ये तो यहां तो कह रहे हो अल्फा हाइड्रोजन कम होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, यहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है उसकी रिएक्टिविटी क्यों बता रहे हो? यही तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, यही तो चीज क्लियर करना चाहते हैं, वी वांट टू मेक क्लियर। काम।
क्या रीजन, दोनों में अपोजिट फैक्टर क्यों लगाया हमने? देखो बेटा, इसका और इसका मतलब रिएक्टिविटी में सबकी जगह कॉन्सेप्ट सेम नहीं। पहले बताओ थोड़ा सा आप, फिर मैं तो बता ही दूंगा। खैर वही तो है ना कि क्लियर होना चीजें, मेन तो हमारा पर्पज ही है। सर बेंजीन वाले में तो सर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराया नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं बेंजीन रिंग पे, तो ठीक हाइपर है, कंजुगेशन से बढ़ रहे हैं शायद बिल्कुल इसलिए। सही बात, मतलब ये वेरी गुड। रिएक्टिविटी देखना चाहते हो, यहाँ तो डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन ऐड करना था, वो रिएक्टिविटी थी, तो हाइड्रोजन ऐड करने के लिए हिंड्रेंस कम देखना था। जहां हिंड्रेंस कम होगा वहां जल्दी हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। जैसे यहाँ पर CH3 ग्रुप था, यहाँ C2H5 था, तो यहाँ बड़ा ग्रुप था। यहाँ छोटा ग्रुप था, तो छोटा है तो हाइड्रोजन जल्दी ऐड, ये क्या नाम है इसका, हिंड्रेंस इसके ऊपर। यहाँ पर CH3 ग्रुप था, यहाँ CH2 ग्रुप था, तो ये CH3 ग्रुप CH2 से बड़ा था, तो यहाँ पर हिंड्रेंस कंपेरेटिवली ज्यादा थी। इसलिए आपका क्या हुआ कि हाइड्रोजन जल्दी ऐड नहीं कर पाया, और यहाँ पर हाइड्रोजन जल्दी ऐड कर गया, क्योंकि CH2 ग्रुप था डायरेक्टली अटैच। यहाँ पर पूरा ग्रुप नहीं देखेंगे, साथ वाले पे ग्रुप देखेंगे, वो चीज अलग थी। वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन का अलग इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना है। इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक का मतलब होता है कि आपको ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैक करना होगा, मतलब बेंजीन रिंग पे अटैक करना होगा। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा। जैसे यहाँ पर ये हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो और यहाँ पर देखो दो ही रह गए, एक तो CH3 हो गया, तो H तो दो ही हो गए, तो दो से जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन रिचनेस इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन रिचनेस इंक्रीज हो गया। इलेक्ट्रॉन रिचनेस इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा। तो दोनों में अलग अलग फैक्टर है बेटा। इसलिए मैं अब आपको याद करने वाली बात आ जाए, तो याद करने वाली बात आ जाए तो आपके दो टाइप के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मिल भी सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एल्कीन की स्टेबिलिटी, तो आप कहना कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। लेकिन अगर बेंजीन वाला केस आ जाए तो उल्टा कर देना, इसमें कह देना जिसके अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उसके बेंजीन की रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, बेंजीन रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। तो दोनों अपोजिट फैक्टर हैं, इसलिए पूछता रहता है एग्जामिनर, इधर जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो मिथाइल ग्रुप होगा तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएंगे। जैसे मान लो, देखो मैं आपसे ये पूछ लूं अब, और एक एग्जांपल और दे देता हूं कि इस तरह का कभी क्वेश्चन आए तो गलती ना हो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। सपोज मैं आपसे पूछ लूं कि मेरे पास एक CH3 है बेंजीन में, एक टर्सरी ब्यूटाइल है, बताओ रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी इन दोनों में? इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक के लिए रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा बेटा? टॉलिन की। टॉलिन, क्योंकि इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, देखो CCH3 अल्फा हाइड्रोजन 3। I always recommend you, especially for organic chemistry, you need to draw the structure of given compound। कभी भी जल्दबाजी मत करो, क्योंकि मैथमेटिक्स की तरह मार्क्स हैं, 10 आउट ऑफ 10 या 0। जैसे ये है तो इसको आप ओपन करके देखते हैं ना, तो बड़ा क्लियर पिक्चर नजर आता है आपको। इस स्ट्रक्चर को ओपन किया आपने, ये ओपन किया तो ये ये CH3 और ये CH3 और ये CH3। अब क्या है कि ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन तो ये है ना, इसके पास वाला ये अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन 0 हो गए इसमें। और यहां अब जल्दबाजी में कोई बच्चा क्या करेगा, यहां से फटाफट देखेगा, वो कहेगा ये रे 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। मिस इंटरप्रेट हो जाता है, कई बार जो होता है मिस इंटरप्रेट हो जाता है। तो मिस इंटरप्रेट नहीं करना, आप जितना स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखोगे उतना आप देखना, जो अपने टेस्ट की आप जो टेस्टिंग होती है, जो आप टेस्ट देते हो उसमें ये प्रैक्टिस करके देखना आप। तो जो 2-4 क्वेश्चन बड़े इजी से गलत हो जाते हैं ना, वो हमारा काफी प्रॉफिट दे देंगे। आई होप इट इज वेरी यूजफुल फॉर टू यू, कि अगर आप उसको हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ओपन करके देखोगे तो शायद जैसा हम सोच रहे होते हैं उससे आंसर बदल जाता है। तो जल्दबाजी मत करो कभी। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3, और इस केस के अंदर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन जरूर है 9 लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन 0। तो मैंने अभी क्या बताया, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन बेंजीन वाला केस हो, तो जिसके पास जितना अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो उसका रिएक्टिविटी हम ज्यादा कर देंगे। क्लियर? इस पॉइंट के रिगार्डिंग किसी का डाउट है तो कर सकता है बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट केस है। अगर ये क्वेश्चन करते हुए किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स आती है, ये वाला एल्कीन की स्टेबिलिटी और बेंजीन की रिएक्टिविटी वाला, तो पूछ सकता है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं आपको, ये भी काफी पॉपुलर प्रॉब्लम है। PH CH2 PH CH सपोज CH3 दे दिया। अगर मैं यहां पर पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट के साथ हाइड्रोजनेशन करता हूं, या मैं इसका लिथियम या सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया लेता हूं, और एक में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH लेता हूं, और यहां पर हाइड्रोजनेशन पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट के साथ लेता हूं, तो प्रोडक्ट बताओ इन सब के क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ये एम वाला तो सपोज ए, ये सपोज बेटा बी, एडिशन, ये सी। हाँ बेटा बताओ। पैलेडियम वाला तो सिन एडिशन है तो सिस बनेगा, और बर्च रिडक्शन वाला ट्रांस बनेगा, एंटी एडिशन। और यहां पर ये दिया, तो इसमें डबल बॉन्ड ही आ जाएगा सर। इसमें डबल बॉन्ड और पता नहीं फिर। है ना, आ गया ना कंफ्यूजन। यस सर। देखो बेटा, क्योंकि अब इसमें क्या है कि एक चीज तो ये है कि ये देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है, और ये ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इंटरनल है, बीच में है, इधर PH है इधर CH3, ऐसे को बोलते हैं इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड। ये हमारे पास इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो जो ये है पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट हाइड्रोजनेशन, इसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। ये लिंडलार कैटलिस्ट है। लिंडलार कैटलिस्ट में जो बेरियम सल्फेट का काम लिया जाता है, ये तो कैटलिस्ट होता है पैलेडियम, तो बेरियम सल्फेट पॉइजन का काम करता है। तो अगर इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसके लिए पॉइजन का काम कर सकता है ये। तो इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा लिंडलार कैटलिस्ट, जो कन्वर्ट करता है। पहली पॉइंट ये याद रखना है, इंटरनल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को इनटू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में कन्वर्ट करेगा। सेम काम ये भी करेगा, जिसको हम बिर्च रिडक्शन बोलते हैं। बिर्च रिडक्शन वाला भी सोडियम या लिक्विड अमोनिया जो है, ये भी इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। बट दोनों में हाँ सर जो थर्ड वाला है उसमें तो सर GI बनेगा ही नहीं प्रोडक्ट में। हाँ, GI बनेगा ही नहीं ना। और इवन वो क्या है कि एल्कीन पे भी नहीं रुकेगा, वो जाके एल्केन पे रुकेगा रिएक्शन, इसमें एल्कीन पे नहीं जाएगा। तो इधर देखो, जो इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड स्पेशली डबल बॉन्ड पे रोकने के, इंटरनल, इस बात पे ध्यान देना है, इसमें इंटरनल नहीं है, देखो ये इंटरनल है। इंटरनल डबल बॉन्ड, इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड पे रोकने के स्पेशल रिएजेंट दो हैं। एक तो पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट हाइड्रोजन के साथ, और एक जो है ये लिक्विड अमोनिया लिक्विड के साथ। अब फर्क क्या है दोनों में, यहां देखो पैलेडियम है, पैलेडियम मेटल होती है, तो जैसे ये मेटल आई, पैलेडियम आई, इसके ऊपर क्या है, जो आपने रिएक्टेंट रखा आ गया। अब रिएक्टेंट ने जगह घेर ली इसके ऊपर। अब आप हाइड्रोजनेशन पास कर रहे हो तो हाइड्रोजन एक ही साइड ही जाएगी सिर्फ इसके, मतलब यहां सरफेस पे हाइड्रोजन ऐड होगी। इसलिए ये जो हाइड्रोजनेशन होता है, जो मेटल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन होता है, ये हमेशा सिन एडिशन होगा। फर्क इसमें आएगा, इंटरनल ट्रिपल डबल में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन ये जो करेगा वो आपका सिन हाइड्रोजनेशन करेगा। सिन, सिन मतलब सेम साइड। और ये देखो लिक्विड अमोनिया है, अमोनिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लिक्विड रखा हुआ है, और लिक्विड में रिएक्टेंट डाल दिया, हाइड्रोजन पास कर दी, तो हाइड्रोजन चारों तरफ से ऐसे आ रही है, तो वो क्या करेगी, हाइड्रोजन इस टाइप से ऐड होगी कि स्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो हाइड्रोजन को दोनों के लिए अवेलेबिलिटी है, हाइड्रोजन इधर और इधर से ऐड होती जाएगी। हालांकि मैकेनिज्म अलग है, ये एक मैं सिंपली आपको दिखा रहा हूं, ये लॉजिकली नहीं है, ये याद रखने के हिसाब से बता रहा हूं। लॉजिकली तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे पता लगेगा। बाई रेडिकल बनता है इसमें, डाई रेडिकल इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है, उससे होता है। मैं सिंपली दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि लिक्विड अमोनिया है तो चारों तरफ से आने की प्रोबेबिलिटी है, तो हाइड्रोजन दूर दूर से आएंगे जिससे कि स्टेबिलिटी मेंटेन हो, पास पास से नहीं आएंगे। तो जब भी लिक्विड अमोनिया ये आएगा तो ये हमेशा आपको सिन एडिशन देगा, ये आपको एंटी एडिशन देगा। तो बहुत रिपीटिंग क्वेश्चन है, काफी प्रोपिशियस क्वेश्चन है, बार बार
फेवरेट एग्जामिनर का पूछा जाता है कि अगर इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड हो, लिंडार कैटलिस्ट हो, तो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है और आपने सिस एल्कीन बनानी है। तो यहाँ प्रोडक्ट देखो बेटा क्या बनेगा आपका, अब ट्रिपल जो हो इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन जो होंगे वो दोनों सेम साइड से अटैच होंगे, इसलिए आप इसमें सिस एल्कीन बनाओगे। और इसके अंदर लिक्विड अमोनिया वाले केस के अंदर क्या होगा कि एंटी एडिशन होगा, होना तो वही है, ट्रिपल डबल में कन्वर्ट होना है, लेकिन हाइड्रोजन जो होने हैं वो आपके अपोजिट एंड से होने हैं। तो ये सिस एल्कीन बनाने का तरीका है, ये एंटी एल्कीन का। और जब जो इंटरनल नहीं होता, जो टर्मिनल होता है, तो टर्मिनल का हाइड्रोजन कंटिन्यूस होता जाता है, रोक नहीं पाता, बेरियम सल्फेट जो होता है इसका पॉइजन एक्ट रोक नहीं पाता, पहले एल्कीन बनेगा, इवन जीआई बनेंगे ही नहीं, CH डबल बॉन्ड CH2, यहां तक चले जाएंगे, और इवन रिएक्शन आगे भी जा सकती है, मतलब एल्केन तक भी रोक सकते हो। तो आपको इसके चांसेस कम है क्योंकि इसमें दोनों प्रोबेबिलिटी है, ये भी बनेगा और आगे बनेगा, तो ये चांसेस ज्यादा है क्वेश्चन आने का आपका कि आप अगर पैलेडियम बेरियम सल्फेट हाइड्रोजन की प्रेजेंस में लेते हो, क्योंकि दोनों में देखो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी आ गई ना, मतलब इसमें देखो दोनों जीआई हैं, दोनों अलग अलग बन रहे हैं, इसमें सिस एल्कीन बन रही है, इसमें ट्रांस एल्कीन। तो इस क्वेश्चन का आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। एक ये और एक इससे मिलता जुलता और है, पिछले किसी एग्जाम में आया भी है, किसी स्टूडेंट ने पूछा भी है मेरे से, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था वो काफी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। पिछले दिनों मेरे पास एक क्वेश्चन ये भेजा, अच्छा क्वेश्चन था, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। PH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, PH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, X Y, X और Y पूछा था, एक ऊपर वाला X था, नीचे वाला Y, मतलब ये इन वही वाला ऊपर वाले केस से अटैच कर रहा हूं, ये टर्मिनल को इंटरनल में ट्रिपल बॉन्ड में बदलना, ये इंटरनल को टर्मिनल, और उसने ऑप्शन क्या दिए बड़े क्लोज। पहला ऑप्शन दिया लिंडलार कैटलिस्ट, एंड NaNH2। दूसरा ऑप्शन बेटा जो दिया उसने NaNH2 पहले लो, कहता है X NaNH2 है, एंड अल्कोहलिक QH। थर्ड जो ऑप्शन दिया उसने आपको प्लेटिनम कैटलिस्ट, फिर विल्किंसन कैटलिस्ट। फोर्थ जो ऑप्शन दिया अल्कोहलिक QH एंड NaNH2। ये प्रॉब्लम देखो बेटा, तो एक तो जब भी इस तरह के प्रॉब्लम आए ना, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये होता है जो एक जैसे आंसर होते हैं उसमें से कोई आंसर होगा। तो इसका मतलब क्लियर कट लग रहा है कि NaNH2 और अल्कोहलिक QH NaNH2, इसका मतलब आंसर आपको यहां कहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। जो एक जैसे होते हैं ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है कि आंसर उसके अंदर होता है। अब इसमें से आंसर देखना है आपने, अब इसमें से आंसर देखना है तो आप क्या आंसर दोगे और क्यों दोगे, ये सोचना है आपको, क्या आंसर देंगे और क्यों देंगे। जरा सोचो बेटा, लगाओ हिसाब किताब, क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है। रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, चलो मैं बता देता हूं, थोड़ा है डिफिकल्ट है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि जनरल बुक्स में मिला हो क्वेश्चन। ये देखो इसमें बेटा हमारे पास ये है PH CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH है। जो ट्रिपल बॉन्ड CH होते हैं आपने पढ़ा होगा, जो ट्रिपल बॉन्ड CH होते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, उस पे जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। आप दो टाइप की रिएक्शन कर सकते हो, या तो रीअरेंजमेंट, लॉजिकली आंसर ढूंढना है देखो हमें, या हम करें एसिड बेस रिएक्शन। हमारे पास रिएजेंट दो दे रखे हैं, एक है NaNH2 और एक है अल्कोहलिक KH। NaNH2 बेटा काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये भी बेस है। अब ये तो क्लियर है कि अगर मेरे पास वन एल्काइन है तो मैं स्ट्रॉन्ग बेस नहीं डालूंगा बेटा, क्योंकि मैंने स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया तो यहीं पर एसिड बेस रिएक्शन होकर सॉल्ट बन जाएगा, रिएक्शन आगे जाएगी ही नहीं। भाई C नेगेटिव, Na पॉजिटिव, जो व्हाइट PPT बनाते हो आप,
कॉपर दोगे तो रेड पीपीटी बन जाएगा। इसका मतलब मेरा पहला जो सबस्ट्रेट है, जो रिएक्टेंट है, वो एसिडिक है, तो मैं काफी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं डालूंगा उसमें। अगर स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया तो फिर तो सॉल्ट बन के रिएक्शन वहीं रुक जाएगा और मुझे रीअरेंजमेंट करना है, डबल बॉन्ड को इधर उधर करना है। तो इसका मतलब ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आ रहा है कि पहला आप एल्कोहलिक QH लो, क्योंकि ये एलिमिनेशन भी करता है, तो हाइड्रोजन को निकालेगा फिर वापस भी जोड़ सकता है। तो इसलिए आप यहां से अप्रोप्रिएट आंसर सिलेक्ट करोगे तो पहले आप ये मत देना, NaNH2 मत दे देना। NaNH2 दोगे तो साल्ट पे रिएक्शन रुकेगी। तो अब आप रट लो, 1 एल्काइन को अगर आपने 2 एल्काइन में कन्वर्ट करना है तो एल्कोहलिक KH यूज करोगे, और 2 एल्काइन को 1 एल्काइन में लाना है आपने तो NaNH2 यूज हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस यूज, क्योंकि इसके साथ तो ये एसिड का काम नहीं कर सकता ना, इसके साथ तो फिर ये एलिमिनेशन करके अरेंजमेंट का ही काम करेगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अब फिर चाहे रट लो, अब आप 1 एल्काइन को 2 एल्काइन में भेजना है तो एल्कोहलिक KH, और 2 एल्काइन को 1 एल्काइन में वापस लाना है तो सोडामाइड यूज कर सकते हो, NaNH2 यूज कर सकते हो। ये बनाओ, प्रॉब्लम साथ साथ में बनाते जाओ। क्या आंसर आएगा और क्यों आएगा, निकालो उसका आंसर। CCl3 CH डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ है और Cl2H2 के साथ रिएक्शन करा रहे। फर्स्ट, पहला पहला, ठीक है, देखते हैं। पहला आंसर आया, और किसी का बेटा? और सर पहला ही आएगा। पहला ही आ रहा है, किसी का और तो नहीं आ रहा है ना आंसर? चलो देखते हैं। इसमें क्या है कि ये आपका एल्कीन का रिएक्शन है और ClH2S। तो एल्कीन की रिएक्शन होती है, जो जनरल रिएक्शन एल्कीन का होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है तो इसमें सबसे पहला अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक होते ही कार्बोकेटायन बन जाएगा, तो पॉसिबल रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटायन। दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज recommend you need to draw the structure of the compound, बिकॉज रीअरेंजमेंट वगैरह आ जाते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखना। फिर आप जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देते हो। एनीवे, सबसे पहले हमें जो रिएजेंट दे रखा है इससे इलेक्ट्रोफाइल सिलेक्ट करना है। तो क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl बना देगा और साथ में OHCl बना देगा, HCl प्लस OHCl। तो OH नेगेटिव पार्ट बनेगा, यहां पर Cl पॉजिटिव, बिकॉज ये H पॉजिटिव ये Cl नेगेटिव गया, तो यहां Cl पॉजिटिव आया और OH नेगेटिव आया। तो फर्स्ट पॉइंट दिस, चाहे मैं डायरेक्ट इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड,
चाहे आपको डायरेक्ट हाइपोक्लोरस दिया होता है या क्लोरीन वाटर ब्रोमीन वाटर दिया होता है, तो ये चीज बनती है। इसमें जो Cl पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगा। तो पहला पॉइंट अटैक जो करना है आपको, Cl पॉजिटिव का अटैक करना है। अब आप Cl पॉजिटिव का अटैक करोगे तो हमें ये दिया हुआ है Cl3 CH डबल बॉन्ड CH2। पहला अटैक आएगा आपका Cl पॉजिटिव का, तो Cl पॉजिटिव इस पे भी अटैक कर सकता है और इस पे भी अटैक कर सकता है। जहां से ज्यादा स्टेबल होगा वहां से चलेंगे। मैंने आपको हमेशा बोला था क्लास के टाइम, मार्कोनी वार्कोनी कोई याद मत रखा करो, स्टेबल इंटरमीडिएट बनाओगे बनाया करो। मार्कोनी अब कई बार मरवा देता है, तो इसलिए मार्कोनी से अगर करते हो तो मैं क्लास में भी आप लोगों को बोला था और अब भी फिर बोल रहा हूँ कि ये मत सोचा करो कि जहां हाइड्रोजन हमेशा ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करें या कम में अटैक करें। आप अपने हिसाब से चलो, आप दोनों जगह अटैक करके देखो। देखो Cl C Cl, ये भी Cl है। सपोज मैं इधर वाले पे हाइड्रोजन अटैच क्लोरीन अटैच करता हूँ CH2, इधर Cl अटैच करता हूं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक ये कार्बोकैटायन बना, एक ये सपोज ए रूट हो गया, ये बी, ये ए टाइप से बना दिया, बी टाइप से बनाओ। देखो Cl Cl यहां बना देते हैं CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब आपने दूसरा काम कर लिया, कार्बोकैटायन बना लिया। अब आप इस कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी चेक करो, कार्बोकैटायन में किस जगह पे स्टेबिलिटी ज्यादा है। देखो स्टेबिलिटी चेक करो। अब आप तो स्टेबल कौन सा आएगा बताओ मुझे देख करके। अब मैं काफी हद तक आपको आगे ले आया क्वेश्चन में। आपके पास ये कार्बोकैटायन है, आपके पास ये कार्बोकैटायन है, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? देखो ए ये वाला या बी वाला? ए वाला सर। ए वाला। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा ये वाला? 2 डिग्री है। 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री हो गया। माइनस आई इफेक्ट ऑफ 3Cl हैं? माइनस आई इफेक्ट ऑफ 3Cl। हाँ, माइनस आई इफेक्ट ऑफ 3Cl। 3Cl का माइनस आई इफेक्ट वर्क कर रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट करने का मतलब क्या होगा इसमें? प्लस वाले का तो माइनस, इधर माइनस। देखो आप वही है ना कि ये बहुत हल्की चीजें होती हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री याद करना, 1 से 2 डिग्री स्टेबल है, 2 से 3 डिग्री। अरे भाई 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल तो रेजोनेंस वाले हो जाते हैं, एलाइलिक बेंजाइलिक। तो ये कॉन्सेप्ट मैं रोकता हूं आपको कि ये मत यूज किया करो 1 डिग्री 2 डिग्री, वहां से क्वेश्चन क्या है आपके फंसते हैं। अब देखो जो इसका पूरा नॉलेज लगाओ ना आप, 1 2 रट्टा मत लगाओ, अब नॉलेज लगाओ। सी पर पॉजिटिव चार्ज है, इस सी पर इस कार्बन पर 3 माइनस आई इफेक्ट वाले हैं, डायरेक्ट अटैच पड़े हैं। देखो CCl3, और यहां पर जो CCl3 है वो दूर है इससे, माइनस आई इफेक्ट इस पर भी होगा। अब यहां पर माइनस आई वाले 3 हैं और ये बिल्कुल जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसी पर है, तो इसके इलेक्ट्रॉनों को तो खींचेंगे, ये माइनस आई वाले खींचेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, मोर पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन देगा जो 1 2 डिग्री लगाओ और फेल हो जाओ आप, आंसर गलत हो गया। तो यहां देखो मोर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहां पर देखो पॉजिटिव चार्ज इवन ये 1 डिग्री है, लेकिन उसका कोई मैटर नहीं है। हमें तो जितने फैक्टर होते हैं वो सारे लगा के देखने होते हैं। तो यहां पर जो CCl3 है, जो माइनस आई इफेक्ट है, वो दूर है, ये फार है। तो जैसे जैसे आप पढ़ते हो तो इंडक्टिव इफेक्ट लेस होता जाएगा। तो यहां माइनस आई इफेक्ट लो होगा, यहां माइनस आई इफेक्ट लार्ज होगा। तो माइनस आई प्लस वाले को डिस्टेबलाइज करेंगे, कंपेरेटिवली ये लेस स्टेबल होगा और ये मोर स्टेबल। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल यू कि ऑलवेज यू नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जितनी ड्रॉ करोगे उतनी क्लैरिटी आएगी। देखो पहली नजर में क्या लग रहा था कि सर ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो हमें ये पता है 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। पता नहीं है, वो रट्टा है, गलत रट्टा है। वो तो इसमें होता, ये होता ना, ये वाला। मैं अगर ये लगाता और मैं ये पूछता आपसे, तब आप कहते कि सर ये जो है ये 1 डिग्री है, क्योंकि यहां पर CH2 ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर 2 डायरेक्टली CH3 लगे हुए हैं। लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री कोई कुछ नहीं होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं होता है। आपको सारे फैक्टर लगा के देखने होते हैं। यहाँ 2 प्लस आई इफेक्ट प्लस को स्टेबलाइज कर रहे हैं, यहाँ प्लस को सिर्फ 1 प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली स्टेबलाइज कर रहा है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल था 2 डिग्री। बट इस केस में H को हटाते ही CCl3 लगाते ही आंसर चेंज हो गया बेटा आपका। देखो जैसा हम सोच रहे थे बिल्कुल उससे अलग हो गया।
यही तो फायदा है ना इन क्लासेस का, रिवीजन का, कि जैसा हम जो सोचते हैं उसको थोड़ा सा और ऊपर करें, थॉट को और ऊपर करें। तो जो हमें डायरेक्टली दिख रहा था, अब इनडायरेक्ट, अब सोचो जरा आप मुझे बताओ कौन स्टेबल है ज्यादा। ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना, ये भी तो एग्जाम में आ सकता है, ऐसा ही कार्बोकेटाइन बना दे, ये आएगा तो अब देखो कौन स्टेबल हुआ ज्यादा बेटा, यही हुआ ना सेकंड वाला, बी वाला। तो रिएक्शन प्रोसीड किसके थ्रू होगी, एल्कीन की कोई भी रिएक्शन आए मोर स्टेबल से, मोर स्टेबल से आए तो आंसर हमारा देखो जो हम सोच रहे थे वो नहीं आया, और आंसर कोई और आ गया, CH2OH वाला आ गया आंसर। तो क्या करना है आपने, बस जितना पढ़ रखा है उसको थोड़ा सा और अप्लाई करना है, लेकिन थोड़ा सा सॉलिड तरीके से अप्लाई करना है भाई, मेन कॉन्सेप्ट पे चलना है। मैंने देखो ये कॉन्सेप्ट इसलिए लिखा था, मैंने कहा था जब भी एल्कीन की रिएक्शन आए तो पहले आप देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो होता क्या है, पहले अटैक करो, ये कोई मार्को नहीं, कोई 1 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं, आप अटैक करो इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करो, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन में पॉसिबल रीअरेंजमेंट देखो, अगर वो होता तो वो भी कर सकते थे हम, पॉसिबल रीअरेंजमेंट देखो, और पॉसिबल रीअरेंजमेंट देख के फिर न्यूक्लियोफाइल लगाओ, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन से अपने आप ही स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। हमेशा इंटरमीडिएट आपका स्टेबल होना चाहिए। इन्हीं क्वेश्चंस को एक एक दो बार और देखना करना। और देखो ये एक बहुत अच्छी अभी मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं आपके, ये इसीलिए तो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके पास, जो स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जो भेजते रहते हैं, जो जिनका बहुत अच्छा अपना परफॉर्म कर रहे हैं, उनको भी इन क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही थी, दैट्स वाई मैं आपसे वही क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, क्योंकि उनको भी दिक्कत आ रही है, इसने प्रिपेयर किया है तो हम लोगों ने भी प्रिपेयर किया है, तो हमें भी दिक्कत आ सकती है। तो देखो कितने अप्स एंड डाउन आ रहे हैं। अब ये देखो बहुत अच्छी प्रॉब्लम एक और, विच ऑफ द फॉलोइंग शो टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म भी बेटा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हो गया, ये भी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया बेटा। सोल्व करो, विच ऑफ द फॉलोइंग शो टोटोमेरिज्म, इनमें से टोटोमेरिज्म ढूंढना है, कौन देगा। सर हाँ सर ए हो नहीं सकता, ए पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और सी पे भी नहीं है, और डी पे भी ऑर्थो पोजीशन पे अल्फा हाइड्रोजन कहीं नहीं है, तो बी हो सकता है। बी हो सकता है, ठीक है। सी क्यों, डी क्यों नहीं हो सकता। डी पे दोनों साइड में है सर, मिथाइल ग्रुप है, हाँ, तो अगर पैरा से आ ही नहीं सकता उधर अल्फा हाइड्रोजन। पैरा से क्यों नहीं आ सकता अल्फा हाइड्रोजन, रीजन। सर हम उधर डबल बॉन्ड नहीं बना सकते ना। वेरी गुड बेटा, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड के थ्रू ही तो मूव करता वो, ठीक है, डी ऑप्शन हट गया। सी कैसे हटाया आपने। सर सी पे पैरा पोजीशन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। पैरा पोजीशन अल्फा पे तो है, यहां तो है, देखो 1 2 3 यहां तो है, ये क्यों नहीं सोचा आपने। sp2 हाइब्रिडाइज पे नहीं यस बेटा, वेरी गुड। तो पहला तो यही था कॉन्सेप्ट हमारा कि sp3 ऑर्थो या पैरा कार्बन होने चाहिए, ऑर्थो या पैरा sp3 होना चाहिए, उस पर हाइड्रोजन होता है तो तभी जाएगा, और जाएगा किसके थ्रू, कॉन्जुगेशन के थ्रू, डबल बॉन्ड के थ्रू। तो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड भी होने चाहिए, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। तो अब मैं अगर यहां देखूं सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर देखो H तो है अल्फा, लेकिन ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका मतलब नहीं है, sp3 होना चाहिए था कार्बन, तो ये यहां से नहीं हो सकता। और ये पैरा पोजीशन है, तो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहां से भी नहीं हो सकता, ये गया। अब आ जाओ आप इस वाले पे, सी डबल बॉन्ड हो, ये देखो ये यहां नहीं हो सकता क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहां भी नहीं है,
हाइड्रोजन ही नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ क्या है, यहां से तो नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ अल्फा हाइड्रोजन तो है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन को लेने के लिए अल्टरनेटिव पोजीशन पे यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो नहीं है, तो ये मूव कैसे करेगा। इवन अल्फा तो सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस से काम नहीं चलेगा, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन तो है लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है जिससे कि ये इसको ले जाए, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अब बच्चा ये, तो यहाँ पर तो ऑर्थो पे भी हाइड्रोजन नहीं है और पैरा पे भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन पैरा पे नहीं है लेकिन आगे वाली पोजीशन पे तो है ना, तो इसकी पॉसिबिलिटी आएगी। कैसे आएगी, देखो कितना यूनिक एग्जांपल आ गया ये आपका। इसलिए कहते हैं कि प्रिपरेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, कितने ही साल लगा लो प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती है, रिजल्ट कंप्लीट होते हैं। रिजल्ट मिल जाएंगे हमें, लेकिन प्रिपरेशन तो लाइफ भर चलता ही रहेगा, कितना ही पढ़ते जाए थे। तो कैसे हुआ ये देखो, ये सी डबल बॉन्ड हो, ये आ गया, ये देखो यहां डबल बॉन्ड आया CH2 और उसके साथ एक CH3 लगा हुआ है। तो CH3 लगा हुआ है, तो ये वाला तो डायरेक्ट कई बार पैरा नहीं होता, लेकिन कॉन्जुगेशन की हेल्प होती है ना, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड की हेल्प से हो जाता है काम। कैसे होगा, ये वाला देखो, ये बॉन्ड इधर आएगा, जैसे ये बॉन्ड इधर आएगा तो ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड इधर जाकर के H को ले लेगा। तो हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। और ये आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली स्पीसीज आपकी टॉटोमेरिज्म शो करेगी। तो कई बार हम जितना पढ़ते हैं उससे भी आगे क्वेश्चन आ जाते हैं, कि उससे भी आगे तक के वो सोच लेता है एग्जामिनर, कहता है देखते हैं कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, तो वहां से क्वेश्चन बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा टॉटोमेरिज्म। किसी को और बात पूछनी है तो पूछ सकता है, या इन क्वेश्चंस में पूछ सकता है कि सर ये क्यों नहीं हुआ या ये वाला क्यों नहीं हुआ, इसको पूछना है पूछ सकता है। चलो फिर देखो मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन बेटा मेरा एडवाइस है, यू आर सपोज टू सी अगेन इन दीज ऑल क्वेश्चंस आफ्टर द क्लास। एक बार जरूर देखना इनको। CH3 COH CH CH3 CH3 COH CH3, total number of stereo isomers of compound 10, 8, 6, 4। देखो बेटा कितना क्या हो सकता है। CH3 CHOH CH3 CH3 COH CH3, इसमें आपको आइसोमर निकालना है। शमी, हाँ शमी सुन रहे हो मेरी आवाज? शमी, हाँ हाँ शमी, मैं एक बात पूछना चाहता था आपसे, NTA के सारे टेस्ट कर रहे हो? NTA वाले क्वेश्चंस कर रहे हो सारे? हाँ सर, अभी तक मैंने सारे तो नहीं करे, 28 करे। अच्छा ठीक है। प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आमिर और ये बाकी जो है ना वो आकाश वगैरह, वो सागर वगैरह ऐसे ही पूछ रहे हैं वो। हाँ सर, सागर के कांटेक्ट में रहता हूँ सर। ठीक है। हाँ बेटा, क्या आंसर दिया? फर्स्ट दिया? यस सर। हाँ, किसी और का बेटा? और कोई? और किसी का बेटे? बताओ, कोई बात नहीं, गलत सही जैसा भी है बताओ आप। ये देखो बेटा सिंपल क्वेश्चन था, ये इतना अटकना नहीं चाहिए था आप लोगों को। सिर्फ एक फार्मूले तो बता रखे थे मैंने आपको। मैंने क्या बता रखा था? फार्मूले से डायरेक्ट हो जाएगा। देखो मैंने क्या कह रखा था कि अगर एंड, जैसे ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, इन दोनों कायरल सेंटर के सराउंडिंग एंड सेम हो जाए। मैंने बोला था बोथ एंड डिफरेंट हो, तो फार्मूले रिपीट करो एक बार।
क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये बोथ एंड डिफरेंट हो तो फिर तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 2 की पावर n, और सारे ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर होते थे, ऑल ऑप्टिकल एक्टिव, बोथ एंड सेम हो डिफरेंट हो। फिर मैंने बोला था कि अगर आपके बोथ एंड सेम हो, बोथ एंड सेम, तो चीज चेक कर लेना जो कायरल सेंटर है वो ओड है या इवन है। एन अगर इवन है तो ये फार्मूला बताया था 2n-1 प्लस 2n/2 -1, जिसमें से ये आपके ऑप्टिकल एक्टिव और ये आपके ऑप्टिकल इनएक्टिव, मतलब मीजो। टोटल आइसोमर इतने हो जाएंगे। और बोथ एंड में एन ओड हो तो फिर मैंने क्या बताया था आपको, 2n-1 प्लस 2n-1 टोटल हो जाते हैं, ये वाले थे टोटल। तो उसमें अगर वो निकालने तो वापस 2n-1 2 ऐसे करके कुछ हमने किया था, फिर ये हमारे मीजो हो जाते थे, ये आपके ऑप्टिकल एक्टिव, यही वाली चीज आ जाती। तो एनीवे तो हमारा क्वेश्चन क्या था, जिसके दोनों एंड सेम है, तो एंड सेम है तो ये केस आ गया। और कायरल सेंटर देखो कितने हैं आपके पास, टोटल काउंट कर लो, ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था कायरल, और डिफरेंट ग्रुप, ये वाला कायरल। तो 1 2 3 4 कायरल, तो 4 हो गया तो इवन नंबर आ गया। तो ये कैलकुलेशन लगा देते हैं आप, 2 4 -1 प्लस 2 4/2 -1 2 का पावर 3 प्लस 2 2 2 का पावर 1 2 का पावर 3 मतलब 8 प्लस 2 10 आ गया। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये फार्मूले करवा रखे होंगे आपको, तो सीधा बेटा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो तीनों फार्मूले अच्छी तरीके से कर लो, काउंटिंग में भी काम आता है और सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो एक इजी सा क्वेश्चन, मतलब ये इसको बोलते हैं सॉफ्ट मार्क्स बोलते हैं, बड़ी इजीली मार्क्स ले सकते हो आप। इस तरह के जो मार्क्स हैं वो बड़ा इजीली ले सकते हो। सर हाँ, तो जो सेकंड और फिफ्थ पोजीशन है वो तो सेम है, सेकंड का है, तो सर उनमें से और फिफ्थ पोजीशन, सेकंड और थर्ड फोर्थ, ये फिफ्थ था, सेम है, ठीक है। तो सर इनमें से किसी एक को ही तो लेंगे। नहीं नहीं, वो दोनों काउंट हो जाएंगे ना, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट अब क्या करोगे, सपोज इसको आप कुछ तो दोगे ना, आर कॉन्फ़िगरेशन दोगे या एस दोगे ना, यस इसको भी क्या दोगे, यस आर दोगे या एस दोगे। तो उससे क्या वो मीजो बन जाएंगे, ये वाले बनेंगे। ये देखो इधर बनाए ना अपने 2, यस इसमें कम कर दिए हमने, ये वाले मीजो वाले हैं ये, उससे हमने निकाल लिए। देखो इसको मैं इससे समझाता हूं आपको इजी एग्जांपल से। एक्चुअली क्या है कि ये बहुत लेंथी एग्जांपल हो गया। अगर मैं इजी सा एग्जांपल देता आपको, जैसे ये देता मैं, जो हम करते भी हैं, CH2 CHOH CHOH एंड COH, इसके कितने आइसोमर बनाते हो आप? सेम केस हो गया ना। देखो कायरल सेंटर क्या आगे, 3 बनते हैं। 3 बनते हैं, बिल्कुल 3 बनाते हैं ना। फार्मूला क्या लगाते हो आप, 2n-1 प्लस 2n/2 -1, ये वाला मीजो और ये वाला ऑप्टिकल एक्टिव एनेंशियोमर पेयर, करते हो ना। अब इस चीज को एक्चुअली मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके दिखाऊं, ये तो फार्मूले से याद करवाया मैंने, क्लियर करूंगा तो मैं यही बोलूंगा ना कि भाई COOH और COOH है और बीच वाले 2 कायरल सेंटर है। तो कायरल सेंटर में जो अरेंजमेंट है वो क्या हो सकता है, जैसे दोनों OH हैं, दोनों सेम साइड आ जाएं, या COH में दोनों अपोजिट साइड आ जाएं, यही हुआ ना। अब क्या है कि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया, OH OH HH CH CH आ रहा है, ये अनसिमेट्रिकल है OH। जो सिमेट्रिकल होता है वो अकेला काउंट करते हो, ओनली 1। जो एसिमेट्रिकल होता है उसको 2 काउंट करते हो। जो एसिमेट्रिकल होता है वो एक उसका मिरर इमेज लेते हो, एक उसको लेते हो, दोनों डिफरेंट कंपाउंड कंसीडर करते हो। एसिमेट्रिकल, तो एसिमेट्रिकल में एक डी लेते हो और एक एल लेते हो। ये एनेंशियोमर पेयर होते हैं, ये अकेला कंपाउंड होता है इसलिए इसको मीजो बोलते हैं, और ये पेयर हो जाता है एनेंशियोमर, ठीक है ना। अब क्या है कि उसमें 2 कार्बन और बढ़ा दिए, तो अरेंजमेंट और बना के देख लेंगे, तो वो बना के देख लेंगे तो थोड़ा लेंथी होता चला जाएगा। तो उसको कम करने के लिए हमने क्या कर लिया, सीधे फार्मूले कर लिए। ये वाला ऊपर वाला केस सेम सेम ही तो है, बस उसमें अरेंजमेंट अगर हम बना के देखने लग जाते तो काफी टाइम हो जाता लगता था, क्योंकि यहां पर भी कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, जो मैं बात बताना चाहता था वो फिर तो रह गई,
मैं क्या कहना चाहता था, RS वाली बात बताना चाहता था ना। तो इसको आप सीधा कैसे निकाला आपने, आपने ये तो कहा कि सर ये वाला और ये वाला है, ये वाला और ये वाला सेम भी हो सकते हैं अलग। तो मैं यही कह रहा था कि भाई ये R R अगर सेम वाले हैं तो R R ले लो या S S ले लो, वो तो सेम ही हो गया। लेकिन एक R S अलग हो जाएगा, S R अलग हो जाएगा। तो इन दोनों को मैं एक ही काउंट करूंगा, चाहे ये करूं चाहे ये करूं, एक। तो वही चीज ऊपर वाले में हो जाएगी, वही चीज इसमें हो जाएगी। तो यही तो आप कह रहे हो कि सर ये वाला और ये वाला सेम है, तो या तो इसको आर आर ले लो या आप इसको एस एस ले लो, एक काउंट करोगे। तो इसलिए तो टोटल 2 ही बनाए हैं मैंने। ओके सर, समझ आ गया। इसके रिस्पेक्ट नेक्स्ट देखो बेटा, तो बाकी फार्मूले से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा लंबा आ जाए तो फार्मूले से भाई परफॉर्म करना है, हमें जल्दी परफॉर्म करना है, एग्जाम में मार्क्स ज्यादा लेने हैं। उसको कैसे करें बस ये देख लो आप। ये फिर मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूं, देखो दो एक प्रॉब्लम और काफी अच्छे हैं, जल्दी सी हो जाए तो। एक देखो मैंने ये लिख दिया CH3, C डबल बॉन्ड CH2OH CHO CH2Cl। एक मैंने ये लिख दिया CH3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, इट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये 2 कंपाउंड दे दिए मैंने, ऑप्शन दिया ये आपस में क्या है, ये कंपाउंड A है ये B है। तो A जो है इन Z फॉर्म, B इन E फॉर्म, थर्ड A एंड B आर GI, फोर्थ है नन ऑफ दीज। क्या आंसर देंगे बेटा, सोच के आंसर दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन वैसे ऐसे लिखा हुआ आया था, ऐसे आना चाहिए था। क्या लग रहा है बेटा? हेलो हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ बेटा। सर, मैं इसे एलिमिनेट कर सकता हूँ शायद। हाँ कर दो। फर्स्ट होता तो ये थर्ड सेकंड भी होता, हाँ तो ये दोनों ही नहीं है, यानी थर्ड आंसर है। वेरी गुड। देखो पहली बात वो कंफ्यूज करता आपको, A इन Z फॉर्म B इन EZ का मतलब अलग होता है। EZ में क्या है, कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए। यहां पर कनेक्टिविटी सेम नहीं है। देखो यहां पर CH3 के साथ CH2Cl ग्रुप है और यहां CH3 के साथ CHO ग्रुप है। तो मैं इसका इसको EZ या इसका इसको EZ बोल ही नहीं सकता, ये आपस में EZ नहीं है। हाँ लेकिन तो डिफरेंट अरेंजमेंट है, जिसका फार्मूला सेम है, डिफरेंट अरेंजमेंट है तो GI है, लेकिन आपस में E और Z नहीं है। E और Z तभी होते हैं अगर ये CHO, जैसे यहां लगा हुआ है CHO इस साइड पे, तो ये CHO भी इस साइड पे लगा होता है या ऊपर की साइड ले लेता, तब उसका E और Z फॉर्म हो जाते। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, जिसका एक एग्जांपल अगर आपको डू यू रिमेंबर कि एक बार मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपको करवाया भी हो, ये वाला एग्जांपल C2FClBri, याद है आप लोगों को? Yes. मैंने ये क्वेश्चन करवाया था कि इसके GI कितने होते हैं? 6। तो इसका मतलब वो तो अरेंजमेंट थे, तो ऊपर वाले भी तो अरेंजमेंट ही है ना, उसमें हमने ऐसे ही तो किया था, कार्बन कार्बन फ्लोरीन को फिक्स किया था। तो मैंने कहा था फ्लोरीन के 180 डिग्री पर या तो क्लोरीन डाल दो या ब्रोमीन डाल दो या आयोडीन डाल दो। अब फिर मैंने कहा था कि अब मान लो इसमें से कोई एक भी डाला आपने, जैसे क्लोरीन डाल दिया सपोज ये, तो अब क्या है कि यहां पर या तो Br डाल सकते हो या आई डाल सकते हो। तो हर एक के 2-2 और बना दिए थे हमने। तो आंसर क्या निकाला, टोटल 6, और इन 6 को हम GI बोलते हैं, लेकिन एक दूसरे के GI नहीं है ये बात ध्यान रखनी है। GI एक दूसरे का तो दो ही होंगे ना, एक डबल बॉन्ड है तो 2 ही होंगे, एक का सिस दूसरे का ट्रांस, उसी का ट्रांस, सिस का ट्रांस। तो 6 जो थे, 6 का मतलब 3 पेयर थे। तो 3 पेयर में हर एक पेयर का GI था। हाँ
सर तभी ये फॉर्मूले से नहीं आ रहे थे 6 आंसर। हाँ, ये फार्मूले से नहीं आएगा ना बेटा, फार्मूले से तो वो आता है जब एक ही अरेंजमेंट बनाया हो, उस अरेंजमेंट में डिफरेंट हम सोच रहे हो एक ही कंपाउंड। ये तो आपको बना बना के देखना पड़ेगा ना, तो बना बना के देखना पड़ेगा तो 6 नहीं आएगा। ये तो आपको अरेंजमेंट से बनाना पड़ेगा 6। मतलब जैसे मैं आपको बोलूं, एक तो मैं दे दूं ये तो बात होगी अलग। एक मैं दे दूं आपको ऐसे। अब ये दे दूं मैं, तो मैं ये दे दूं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीनाइड, ये दे दूं, तब तो आप फार्मूला लगाओगे, क्योंकि आप कहोगे सर ऐसा कर लेते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं, ये फ्लोरीन और ये क्लोरीन। अब ये फिक्स करके इधर बनाओगे, सर एक ब्रोमीन इधर डाल देते तो आयोडीन इधर हो जाएगा। ये फ्लोरीन क्लोरीन फिक्स कर दिया, एक आयोडीन इधर कर देते हैं तो ब्रोमीन इधर हो जाएगा। अब ये चीज तो फार्मूले से निकल आएगी, आप निकालोगे 2 की पावर 1 2 आ गई। ये आपस में जीआई तो है, लेकिन जीआई कौन कौन से वाले हैं, ये ई और जेड वाले जीआई। लेकिन अगर मैं ये बना दूं सी डबल बॉन्ड सी, क्लोरीन ब्रोमीन और फ्लोरीन आयोडीन, तो अब देखो इनका और इनका कोई रिलेशन नहीं है, बस ये जीआई हैं, ये भी जीआई हैं, ये आपस में जीआई हैं, इसके 2 जीआई आपस में बन जाएंगे। लेकिन अरेंजमेंट तो इसी फार्मूले के है ना, तो 2 जीआई यहां से 2 जीआई यहां से, ऐसे 3 अरेंजमेंट बना सकते हो, टोटल 6 आ गए, लेकिन वहां फार्मूला नहीं लगेगा। तो वही चीज उसने क्वेश्चन में पूछ ली थी कि भाई, ये वाली बात पूछ ली थी उसने, एक ऐसा लिख दिया था और एक ऐसा लिख दिया था, तो ये वाला इसका तो ई जेड या जेड ई नहीं हो सकते, इसके तो बना के अलग से देखने पड़ेंगे, इसके अलग देखने पड़ेंगे। हाँ, 2 डिफरेंट अरेंजमेंट जरूर है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर, ये एक कार्बन पर फ्लोरीन क्लोरीन है या एक कार्बन पर क्लोरीन ब्रोमीन है, तो दोनों अरेंजमेंट अलग अलग हैं, ये भी जीआई अलग और ये जीआई अलग, लेकिन है जीआई। इसलिए उसने ऑप्शन क्या सिलेक्ट किया ऊपर वाले में। अब देखो ऊपर वाला क्वेश्चन जो उसने एग्जाम में दिया, उसने कहा कि ए इन जेड फॉर्म, तो जेड और ई तो हम एक ही के जीआई होते हैं वो बनाते हैं, डिफरेंट जीआई के लिए नहीं बना सकते। समझ गए बात? तो इसका आंसर क्या आएगा, ए एंड बी आर जीआई, लेकिन एक दूसरे के ई जेड नहीं। और अब एक क्वेश्चन तो मेरे पास 2 हैं और देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। ये प्रॉब्लम भी देखो काफी पॉपुलर और बढ़िया प्रॉब्लम है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन विलियमसन ईथर सिंथेसिस। आपके पास ऑप्शन है ये Me3C CH2Br, दूसरा ऑप्शन है CH3 CH2 CH2Br, थर्ड ऑप्शन है CH2 CH CH2Cl एंड फोर्थ ऑप्शन है CH3 CH2 CH2 CH2Cl। आपको करेक्ट आंसर देना है। क्या ऑर्डर आएगा डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी? फोर वन। सबसे कम पहले बता रहे हो, सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा 1 3 2 4 1। 3 2 4 1। और कोई बेटा, और कोई बताना चाहेगा? देखो बच्चों, आप सबसे सर सेकंड 3 4 1। सेकेंड 3 4 1। हाँ, चलो पहले कौन बताएगा भाई? अब देखो ये तो आपका कॉमन आ गया 4 1। ये मुझे बताओ 4 1 लास्ट में क्यों सिलेक्ट किया आपने विलियमसन ईथर सिंथेसिस में?
रीजन बताओ। ज्यादा कार्बन की चेन है, हिंड्रेंस। ज्यादा कार्बन की चेन है, हिंड्रेंस। पर सर ठीक एक पर सर इधर एक गलती हो सकती है कि Br और Cl इधर बॉन्ड का नहीं पता मैं कितनी आसानी से टूटेंगे, रिलेटिव। है ना, सर बी आर आसानी से टूटेगा ना। बी आर आसानी से टूटेगा। गुड तो बेटा, गुड। शायद वन लास्ट में नहीं आएगा, है, वन हाँ, लास्ट में नहीं आएगा। ठीक नहीं, है, ठीक इसकी है। हिंड्रेंस तो ज्यादा। हिंड्रेंस ज्यादा है, गुड बेटा, गुड। देखो, जब भी आपके पास विलियमसन ईथर सिंथेसिस आ जाए, कभी भी ये रिएक्शन आ जाए, तो ये समझना कि SN2 रिएक्शन है ये, यस सर। हमेशा याद रखना। और SN2 कहां होती है? जहां पर लेस हिंड्रेंस हो, लेस हिंड्रेंस, मोर पॉजिटिव चार्ज हो। अगर हिंड्रेंस विड्रेंस सेम हो तो गुड लिविंग ग्रुप हो। जहां कहीं भी हो बेटा, ये काम यूज करना, लेस हिंड्रेंस, मोर पॉजिटिव चार्ज, गुड लिविंग ग्रुप। तो सबसे पहला पॉइंट तो देखो, इसमें तो बहुत ज्यादा हिंड्रेंस आ रही थी, 3 मिसाइल मिथाइल ग्रुप आ रहे थे, CH2Br। इवन ये चाहे 1 डिग्री था, 1 डिग्री से नहीं देखना है, हिंड्रेंस से देखना है। CH3 CH3 CH3, तो बहुत ज्यादा हिंड्रेंस आ रहा था, पहला पॉइंट ही हिंड्रेंस है। तो ये सबसे कम हो गया, इसलिए आपका ये सबसे लेस, ये बिल्कुल सही था। अब आपके पास ये 3 रह गए थे, तो इन दोनों के कंपैरिजन में इसमें लंबी चेन है तो हिंड्रेंस इसमें ज्यादा हो गई, इसलिए 4 भी चला गया। तो 1 और 4 तो ओके, इट्स ओके। आपको प्रॉब्लम कहां आ सकती थी? 2 और 3 में। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि Cl नेगेटिव निकाल के कार्बोकेटाइन बना करके करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि कार्बोकेटाइन SN2 में बनाना ही नहीं है आपने, SN1 थोड़ी ना है, SN2 रिएक्शन है, तो वो गलती नहीं करनी। अगर ऐसी की है तो ऐसा नहीं करना। अब पॉइंट आता है, इसमें भी 3 कार्बन आ रहे हैं, मतलब इसमें भी CH2 है, इसमें भी CH2 है, आगे इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, तो हिंड्रेंस इक्वल आ रही है। अब अगर हिंड्रेंस इक्वल होगी तो हमें क्या चीज चेक करनी है? हमें लिविंग कैपेसिटी देख लो, तो क्लोरीन की बजाय ब्रोमीन इजिली टूट जाता है, इसलिए आप ब्रोमीन वाला सबसे ज्यादा दोगे। 2, अगर हिंड्रेंस सेम हो तो 2 3, सबसे ज्यादा 2, फिर 3, फिर 4, और सबसे ज्यादा हिंड्रेंस 1, इसलिए आप ये आंसर देंगे 2 3 4 1। क्लियर? यस। चलो बेटा, आज फिर अभी टाइम ओवर हो रहा है, लीव करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास फिर प्रिपेयर करके आना, फिर करेंगे क्वेश्चंस और करेंगे हम। तो नाउ आई एम लीविंग, सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन। तो ऑर्गेनिक ही करेंगे अभी एक बार और।